दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है शर्मा शूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हटके। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ग्लोबल साउथ और उसको लेके भारत के प्लान के बारे में, या फिर यूँ कहूँ कि भारत के बहुत बड़े वाले प्लान के बारे में। क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये जो G20 नाम का ग्रुप है, इस वक्त इस ग्रुप की जो प्रेसिडेंसी है वो भारत के हाथ में है। और ऑब्वियस सी बात है, इस बार इस ग्रुप की जो समिट है वो भी भारत में ही होने वाली है। और अगर आप लोगों को याद हो तो आज से कुछ दिन पहले जब भारत को इस G20 ग्रुप की प्रेसिडेंसी मिली थी, तो उस वक्त हम लोगों ने इस टॉपिक के ऊपर ना सिर्फ वीडियो बना के बात की थी, बल्कि हम लोगों ने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि इस बार ये जो G20 ग्रुप की समिट होगी, इस समिट को भारत सिर्फ एक नॉर्मल समिट के तौर पे ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि G20 की इन तमाम कंट्रीज के तमाम लीडर्स इस समिट को अटेंड करने के लिए भारत आएंगे और भारत सरकार इन लोगों को यहाँ पे भारत के कल्चर से रिलेटेड थोड़ा बहुत डांस वांस दिखा के और खाना वाना खिला के भले पधारो के रवाना कर देगी। इस टाइप की चीज इस बार इस G20 की समिट में नहीं होने वाली, क्योंकि इस बार इस G20 की समिट को लेके भारत का जो प्लान है वो बहुत बड़ा है। इनफैक्ट इस G20 ग्रुप की समिट की मदद से इस बार भारत खुद को ग्लोबल लेवल पे एक ट्रू लीडर और एक रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबल पावर के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, या फिर यूँ कहूँ कि करेगा। अब कोशिश कामयाब होगी या नहीं होगी तो ऑब्वियस बात है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार यहाँ पे भारत की पूरी कोशिश रहेगी कि इस G20 की समिट के दौरान भारत खुद को दुनिया में एक ऐसे ग्लोबल लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाए जिसकी आवाज ग्लोबल लेवल पे सुनी भी जाए और ग्लोबल लेवल पे जिसकी लीडरशिप को एक्सेप्टेंस भी मिले। और यहीं पे आता है ये ग्लोबल साउथ का पूरा टॉपिक, क्योंकि अभी मात्र 2-3 दिन पहले भारत सरकार की ओर से वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ नाम की एक समिट ना सिर्फ बुलाई गई, बल्कि समिट के अंदर भारत की ओर से जो बातें कही गई, उन बातों को सुन के भी ये बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि ये जो पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ है, जिसके बारे में अभी हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस समिट के अंदर भारत की ओर से ये ग्लोबल साउथ में मौजूद कंट्रीज को ये जो बातें कही गई है, जैसे कि ग्लोबल लेवल पे आपके मुद्दे हमारे मुद्दे होंगे, ग्लोबल लेवल पे आपकी आवाज हमारी आवाज होगी, ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है इसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे, हम लोग हेल्थ सेक्टर में आप लोगों के साथ एक्सपर्टीज शेयर करेंगे, स्पेस के सेक्टर में कोलैबोरेशन होगा। इस टाइप की ये जो सारी की सारी बातें भारत की ओर से कही गई है, इन बातों को सुन के ये बात साफ साफ क्लियर हो जाती है कि जो ग्लोबल स्टेज है, इस ग्लोबल स्टेज पे भारत खुद को ये जो ग्लोबल साउथ है, इस ग्लोबल साउथ के एक लीडर के तौर पे इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और भारत ने ये ग्लोबल साउथ का इलाका क्यों चुना, इसके ऊपर भी अभी हम लोग बात करेंगे। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात करते हैं हमारे आज के इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में, जो कि है कैमली इंग्लिश लर्निंग ऐप। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोगों ने ये जो इंग्लिश है ये सिर्फ स्कूल में सीखी, जिसकी वजह से हम लोग इंग्लिश में थोड़ा बहुत लिख और पढ़ तो सकते हैं, लेकिन इंग्लिश में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट कैसे करना है ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्योंकि इंग्लिश के अंदर ये जो कम्युनिकेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस की मदद से आता है। इनफैक्ट अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उसके लिए आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है। और सेल्फ कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम लोग लगातार इंग्लिश में एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट करें। लेकिन अब हम लोगों के साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि साला इंग्लिश बोलने के लिए दूसरा बंदा ढूंढ के कहाँ से लाओ, क्योंकि दूसरा जो बंदा है उसकी इंग्लिश भी हमारे जैसी है। और यहीं पे आती है ये कैमली इंग्लिश लर्निंग ऐप, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आप लोगों को उन लोगों के साथ में इंग्लिश में कम्युनिकेट करने का मौका मिलता है जिन लोगों के लिए इंग्लिश एक नेटिव लैंग्वेज है। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोगों ने सब्सक्रिप्शन लेके इस ऐप पे 1-to-1 क्लासेस अटेंड की होगी, लेकिन अब ये लोग आप लोगों के लिए इंग्लिश लर्निंग को और ज़्यादा अफोर्डेबल बनाने के लिए एक ग्रुप क्लास का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, जिसके तहत एक नेटिव इंग्लिश बोलने वाला टीचर होगा और आपके अलावा आपके ग्रुप में मैक्सिमम 2 और स्टूडेंट होंगे, प्रोबेबली ब्राजील, जापान और कोरिया जैसी कंट्रीज से। और इस क्लास में आप सभी लोग उस टीचर के साथ बैठ के एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कन्वर्सेशन करेंगे। सपोज लाइक कल्चर, न्यूज, हॉबी, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, जिसका बेनिफिट ये होगा कि आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करने के लिए एक अच्छा खासा ग्रुप भी मिल जाएगा। और क्योंकि वहाँ पे उस कन्वर्सेशन में एक पोलाइट टीचर बैठा होगा, इस वजह से अगर आप कहीं पे कम्युनिकेशन में कोई गड़बड़ करते हैं तो वो टीचर आपकी गड़बड़ को ठीक भी करेगा और आपको इंग्लिश सिखाएगा भी, जो सचमुच में एक बहुत शानदार एक्सपीरियंस होने वाला है। और मैंने जो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाली है, अगर आप लोग उस लिंक की मदद से इस मंथ में इस कैमली इंग्लिश लर्निंग ऐप एक लॉन्ग टर्म प्लान को सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोगों को सीधे 45% तक डिस्काउंट मिल सकता है। सो बिल्कुल भी देर मत करो, अगर अपने को अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से जाके इस ऐप को डाउनलोड करो। नाउ फिर से लौटते हैं हमारे टॉपिक के ऊपर और बात करते हैं ग्लोबल साउथ के बारे में, क्योंकि भाई साहब का नाम है विली ब्रांट और भाई साहब जो है ये किसी जमाने में वेस्ट जर्मनी के
चांसलर हुआ करते थे। वेस्ट जर्मनी बोले तो जर्मनी का वो इलाका जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वेस्टर्न कंट्रीज के हाथ में गया। साल 1980 में भाई साहब को ऐसे बैठे बैठे रियलाइजेशन हुआ होगा कि भैया जिस तरीके से इस कोल्ड वॉर ने इस पूरी की पूरी दुनिया को 3 अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि एक तो वेस्टर्न ब्लॉक हो गया, एक सोवियत यूनियन का ब्लॉक हो गया और तीसरा नॉन अलाइन ग्रुप। सो जिस तरीके से इस कोल्ड वॉर ने दुनिया को अलग अलग भागों में डिवाइड किया, ठीक उसी तरीके से जो पैसा है, इस पैसे ने भी तो दुनिया को डिवाइड कर रखा है। सो उसके लिए भी एक क्लियर कट लाइन होनी चाहिए जिससे पता चले कि कौन पैसे वाला है और कौन गरीब। साल 1980 में भाई साहब ने ही दुनिया के नक्शे पे एक लाइन खींची जिसे ब्रांट लाइन कहा जाता है और एक्चुअली में यही वो ऑफिशियल लाइन है जो कि पूरी की पूरी दुनिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। और भले ही पहली नजर में आप लोगों को इस मैप को देख के ऐसा लगे कि ये जो लाइन खींची गई है, ये लाइन सिर्फ गरीब और अमीर देशों को डिफाइन करते हुए खींची गई है, लेकिन अगर आप लोग इस मैप को, इस लाइन को लगातार देखते रहोगे तो आप लोगों को इस बात का भी एहसास होगा कि इस लाइन के नीचे की जितनी भी कंट्रीज हैं, यानी कि जो ग्लोबल साउथ में मौजूद जितनी भी कंट्रीज हैं, इनमें से मेजोरिटी बोले तो 98% कंट्रीज ऐसी है जिन्हें कॉलोनियल काल के दौरान ये जो ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज है, इन कंट्रीज ने लूटा है और यहाँ की जो पूरी की पूरी वेल्थ थी, उस वेल्थ को ये लोग चुरा के कॉलोनियल टाइम पीरियड के दौरान अपने साथ में लेके गए। इतना ही नहीं, अगर आप लोग इस मैप को थोड़ा सा और गौर से देखेंगे तो आप लोगों को एक चीज का और एहसास होगा कि आज की तारीख में इस दुनिया के अंदर जितने भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, उनमें से 99% कॉन्फ्लिक्ट इस लाइन के नीचे ये जो कंट्रीज है, इन कंट्रीज के बीच में चल रहे हैं। इस लाइन के ऊपर जो कंट्रीज है, उनके बीच में इतने कोई बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। प्लस अगर आप लोग दुनिया के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखेंगे तो ग्लोबल नॉर्थ की ये जितनी भी कंट्रीज है, ये तमाम कंट्रीज आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप पे बैठी हुई नजर आएगी। और साउथ में मौजूद जितनी भी कंट्रीज है, उनमें से मैक्सिमम कंट्रीज की हालत खराब है। मिडिल ईस्ट में मौजूद कुछ कंट्रीज को छोड़ के, क्योंकि उनके पास फोकट का तेल रखा है, तो अगर हम लोग उन कंट्रीज को छोड़ दे तो मेजोरिटी कंट्रीज की हालत खराब है। प्लस इस मैप को देख के आप लोगों को इस बात का भी एहसास होगा कि इस लाइन के नीचे यानी कि ग्लोबल साउथ में मौजूद ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इनमें से मेजोरिटी कंट्रीज के पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। खैर जो कुछ भी हो, लेकिन जैसा कि इस मैप को पहली बार देखने में हम लोगों को साफ साफ समझ में आ जाता है कि दुनिया का ये जो ग्लोबल साउथ का इलाका है, ये वो इलाका है जहाँ पे आपको मेजोरिटी अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग नेशन मिलेंगे, और ये जो ग्लोबल नॉर्थ का इलाका है, यहाँ पे आपको मेजोरिटी डेवलप्ड नेशन मिलेंगे। इतना ही नहीं, इसके अलावा आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात पता है या नहीं पता है, लेकिन इस दुनिया के अंदर एक अनरिटन रूल है, और वो रूल ये है कि इस लाइन के नीचे मौजूद ग्लोबल साउथ में जितने भी देश हैं, उन देशों में रहने वाले लोगों की जिंदगी का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, और वो ये गरीब रहो, लो वेजेस पे काम करो, लड़ो झगड़ो, ताकि ग्लोबल नॉर्थ में मौजूद ये जितनी भी कंट्रीज हैं, इन तमाम कंट्रीज में रहने वाले ये जितने भी लोग हैं, ये एक बेहतर जीवन जी सके। मतलब इस बात को ऐसे कोई पब्लिक में ओपनली नहीं बोलता, लेकिन ये कड़वा सच है, और ये इस दुनिया का एक अनरिटन रूल है। इतना ही नहीं, इसके अलावा एक और अनरिटन रूल है, और वो रूल ये है कि अगर इस दुनिया के ऊपर कोई भी खतरा पैदा होता है तो उसमें सबसे पहले जिन लोगों को सेव किया जाएगा वो लोग है ग्लोबल नॉर्थ में रहने वाले लोग। इनफैक्ट ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है साहब, अभी आप ये कोरोना वायरस का एग्जांपल ले लो, वो तो भारत ने अपनी वैक्सीन बना ली, और भारत ने ग्लोबल साउथ में मौजूद ये जितने भी देश थे, इनमें से 100 से भी ज्यादा देशों को वैक्सीन सप्लाई कर दी। अदरवाइज तो ये जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, इनकी ओर से ये बात साफ साफ बोल दी गई थी कि भैया ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, इसके ऊपर पहला अधिकार ऊपर वालों का होगा, और ये जो नीचे वाले हैं इनका नंबर सबसे लास्ट में आएगा। इतना ही नहीं, इसके अलावा दुनिया में जितनी भी ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस, अगर आप लोग उन ग्लोबल लेवल की ऑर्गेनाइजेशंस की कार्य प्रणाली और उनके बिहेवियर को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को ये बात साफ साफ समझ में आ जाएगी कि एक तो उन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मेजोरिटी उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात होती है जो टॉपिक्स इन ग्लोबल नॉर्थ की कंट्रीज को इफेक्ट कर रहे हैं, और खुदा ना खास्ता कभी ये लोग नीचे की कंट्री के टॉपिक से रिलेटेड किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो वो बात भी सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के साथ में होती है कि उस टॉपिक से नॉर्थ में मौजूद ये जो कंट्रीज है इनको मैक्सिमम गेन कैसे हो सके। और अगर इस ग्लोबल साउथ में चल रहा कोई ऐसा मामला है जिससे इस ग्लोबल नॉर्थ में मौजूद कंट्रीज का ना तो फायदा हो रहा है और ना नुकसान हो रहा है, तो फिर आप भूल ही जाओ कि उस टॉपिक के ऊपर ग्लोबल लेवल पे कभी जिंदगी में चर्चा होगी, कभी उस पर चर्चा नहीं होने वाली। प्लस यहाँ आप लोगों को एक बात और नोटिस करनी चाहिए, और वो ये कि ये जो ग्लोबल नॉर्थ है, इसमें आपको बहुत सारी
स्ट्रॉन्ग लीडरशिप दिख जाएगी, जैसे कि अमेरिका, यूरोपियन यूनियन और रशिया। लेकिन ये जो ग्लोबल साउथ है, इसमें आपको एक भी ऐसी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप देखने को नहीं मिलेगी जो कि ग्लोबल लेवल पे इन सबको रिप्रेजेंट करती हो। ग्लोबल साउथ में मौजूद ये जितने भी कंट्रीज हैं, आज भी इनमें से मैक्सिमम कंट्रीज ग्लोबल स्तर पे अपनी बात रखने के लिए ग्लोबल नॉर्थ में मौजूद इन तमाम कंट्रीज के ऊपर डिपेंड करती है। सो यहाँ पे ग्लोबल साउथ की लीडरशिप को लेके वाकई में एक वैक्यूम है, और इसी वजह से यहाँ पे भारत खुद को ये जो पूरा का पूरा ग्लोबल साउथ है, इसके एक रिस्पॉन्सिबल लीडर के तौर पे स्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि चाइना भी यहाँ पे ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की बात कर रहा है, लेकिन चाइना एक तो डेप ट्रैप वाली डिप्लोमेसी चला रहा है, और दूसरा भी कोरोना वायरस के टाइम पे चाइना वालों ने वैक्सीन दे के इन कंट्रीज की इतनी मदद नहीं करी, जबकि भारत ने इनमें से तकरीबन 100 देशों को वैक्सीन भी दी। और अब भारत इनके साथ में, भारत के पास जो स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नॉलेज है, जो IT सेक्टर का नॉलेज है, जो हेल्थ सेक्टर का नॉलेज है, इस नॉलेज को भी शेयर करने की बात कर रहा है, ताकि इन कंट्रीज के अंदर भी डेवलपमेंट हो और ये कंट्रीज भी खुद को भारत की ये जो ग्रोथ हो रही है, इस ग्रोथ के साथ में जोड़ के रिलेट कर सके। और इसी वजह से अगर आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया हो कि जब से ये यूक्रेन रशिया वॉर शुरू हुई है, तब से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, वो ग्लोबल लेवल पे ये ऑयल इंपोर्ट, गैस इंपोर्ट, एनर्जी की रिक्वायरमेंट, इन तमाम मामलों में सिर्फ भारत का पक्ष नहीं रख रहे, बल्कि ऐसा लगता है कि वो यूरोप और इन तमाम पश्चिमी देशों के अगेंस्ट में ये ग्लोबल साउथ में मौजूद जितने भी कंट्रीज हैं, उन कंट्रीज का पक्ष रख रहे हैं। और ये जो काम हो रहा है, ये सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज को आईना दिखाने के मकसद से नहीं हो रहा, बल्कि इसकी मदद से हम लोग ग्लोबल साउथ में मौजूद ये जितने भी कंट्रीज हैं, इन तमाम कंट्रीज को भी ये सीधा सीधा मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आपका ये जो लीडर भारत है, ये ग्लोबल लेवल पे बिना डरे और बिना हिचकिचाए इन तमाम पश्चिमी देशों के लीडर्स की आंखों में आंखें डाल के आपकी बात रख भी सकता है और इन लोगों को आईना भी दिखा सकता है। सो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप लोग जिस लीडर को चुन रहे हो, यानी कि भारत, वो बहुत दमदार लीडर है और आपकी जो आवाज है, उस आवाज को वो ग्लोबल लेवल पे पहुंचाएगा। सो अब तक दबे कुचले रहे इस पूरे के पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर बनने को लेके भारत के तमाम एफर्ट्स, और ये जो G20 की समिट इस बार भारत के अंदर होगी, इस समिट के अंदर भी हम लोगों को ग्लोबल साउथ में मौजूद ये जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के जो मुद्दे हैं, उन मुद्दों की डोमिनेंस देखने को मिलेगी। एटलीस्ट भारत की ओर से तो हम लोगों को यही पुश देखने को मिलेगा, ताकि ये जो कंट्रीज है, ये कंट्रीज भी भारत को अपने एक लीडर और ग्लोबल लेवल पे अपनी एक रिलायबल वॉइस के तौर पे एक्सेप्ट करे। और अगर भारत यहाँ पे इन कंट्रीज की लीडरशिप को गेन करने में कामयाब हो जाता है, तो फिर ग्लोबल लेवल पे हम लोग खुद को एक लीडर और एक पावर के रूप में जो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी वो कोशिश भी ना सिर्फ कामयाब हो जाएगी, बल्कि यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल में हम लोग ये जो परमानेंट सीट लेने का सपना देख रहे हैं, हमारा वो सपना भी तभी पूरा हो सकता है जब ग्लोबल साउथ में मौजूद ये तमाम कंट्रीज हम लोगों को खुद के लीडर के तौर पे एक्सेप्ट करें। क्योंकि अगर ग्लोबल साउथ में मौजूद ये तमाम कंट्रीज हम लोगों को एक लीडर के तौर पे एक्सेप्ट कर लेती है, तो फिर आप सिर्फ एक अंदाजा लगाओ कि भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे जो बैठा हुआ बंदा होगा, जब वो ग्लोबल स्टेज पे खड़े होकर बात करेगा, तो उसकी बात में कितना वजन होगा। क्योंकि उस वक्त वो सिर्फ भारत का लीडर नहीं होगा, बल्कि वो इन तमाम कंट्रीज की ओर से बोल रहा होगा। सो ये सचमुच में एक बहुत बड़ी बात है। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आफ्टर ऑल मैं हूँ आपका दोस्त और आप देख रहे थे ज्ञान के। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।